Hello everyone, well this is Pooja and I heartily welcome you all to my YouTube channel The Wings of Brain. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द कोल्ड वॉर एरा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 2021 और 22 में क्या सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, इसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताया है कि तुम्हें कितने मार्क्स का असाइनमेंट सबमिट करना है, कितने मार्क्स का तुम्हें एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट करना है। तो आई बटन में तुम्हें लिंक दिख रहा होगा, जाके उस वीडियो को देखो और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस समझो कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है इस साल, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो कि है द कोल्ड वॉर एरा, जो कि 2021 के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यही समझो कि द कोल्ड वॉर एरा, तो तुमने एक टर्म पहली बार सुना होगा कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, जब तुम इस क्राइसिस को समझ जाओगे, क्यूबा का क्या क्राइसिस था, तो तुम्हें ये कोल्ड वॉर एरा आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यूबा क्या है। क्यूबा क्या है? क्यूबा एक आइलैंड का नाम है जो कि अमेरिका के सबसे ज़्यादा नज़दीक का एक आइलैंड है। तो ये सारा का सारा वॉर वहीं से शुरू होता है, कोल्ड वॉर एरा का। देखो क्यूबा, जैसे कि हमने बात करी कि क्यूबा क्या है, एक आइलैंड है जो कि अमेरिका के सबसे ज़्यादा नज़दीक का आइलैंड है, ठीक है। क्यूबा इज़ अ स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएस। तो यूएस के एक नज़दीक का आइलैंड है क्यूबा। क्यूबा क्या था? एक अलाय था सोवियत यूनियन का। अब ये सोवियत यूनियन कौन सा टर्म है? सोवियत यूनियन मान लो बहुत सी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है सोवियत यूनियन। खैर इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा है। हमें पता है यूएसए तो एक कंट्री है, क्यूबा क्या है, एक आइलैंड है, और सोवियत यूनियन एक ग्रुप है बहुत सी कंट्रीज़ का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्यूबा क्या था। क्यूबा का सबसे अच्छा दोस्त था सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे क्या होता था, सोवियत यूनियन से क्यूबा को बहुत सी डिप्लोमेटिक एडवाइजेस मिलती थी और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था क्यूबा को। तो इसलिए ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बट इन 1961 द लीडर्स, जो लीडर्स थे सोवियत यूनियन के, जब ये टर्म आए ना यूएसएसआर, तो ये समझ जाना हम सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट में हम इसे सोवियत यूनियन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या था, 1961 में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं सोवियत यूनियन के वो थोड़े से टेंस्ड होते हैं। वो इसलिए टेंस्ड होते हैं कि जो क्यूबा आइलैंड है वो अमेरिका के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूएसए जो है अटैक कर दे क्यूबा पर। तो इसलिए जो सोवियत यूनियन था वो बहुत ज़्यादा वरिड था इसको लेकर। अब देखो निकिता खुश्चेव द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, जो निकिता खुश्चेव थे वो कौन थे? सोवियत यूनियन के लीडर थे। डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। तो जो सोवियत यूनियन के लीडर्स थे उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, क्यूबा तो यूएसएसआर का बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम एक काम करते हैं कि जो क्यूबा है वहाँ पे हम जो रशिया के जो भी वेपन्स हैं, जो भी वहाँ पे मिसाइलें हैं, वो हम यहाँ पे तैनात कर देते, ताकि इन फ्यूचर अगर जो अमेरिका है अगर वो क्यूबा पे हमला करे तो भाई क्यूबा के पास भी मिसाइलें होनी चाहिए। तो इसलिए यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि हम क्यूबा में मिसाइलें और वेपन्स को तैनात कर देंगे। ही प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा, उन्होंने जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब थे उसे क्यूबा में प्लेस कर दिया। 3 वीक्स आफ्टर द अमेरिकन्स बिकेम अवेयर ऑफ इट, 3 हफ्तों के बाद जब अमेरिका को इस बारे में पता चलता है कि यूएसएसआर ने क्या किया है, जो क्यूबा है वहाँ पे अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है, तो यहाँ पे अब अमेरिकन को होने लगी टेंशन कि ऐसा कैसे हो सकता है, यूएसएसआर ऐसे कैसे कर सकता है कि क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दे। अब अमेरिका सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएसएसआर क्यूबा के थ्रू अमेरिका पे हमला करने की सोच रहा हो। तो इसलिए जो अमेरिकन होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। अब जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर वर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू न्यूक्लियर वॉर बिटवीन 2 कंट्रीज़। अब जब यूएस के प्रेसिडेंट यानी कि जॉन एफ कैनेडी को इसके बारे में पता चलता है, वो यही सोच रहे थे कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे कि दोनों नेशंस के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सके। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ओवरव्यू लिया था, जो भी यूएसएसआर था और जो भी अमेरिका था, इन दोनों के पास ही बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वेपन्स थे। अगर ये दोनों एक दूसरे पे भी अटैक करते ना, तो इन दोनों के अटैक का असर वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़, जितने भी लोग हैं उन पे हो सकता था। तो यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट ने और जो उनके एडवाइजर्स थे उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि दोनों ही नेशंस के बीच में कोई भी वॉर हो जाए। अब यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी थे यानी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि किसी भी तरह से निकिता खुश्चेव जो कि यूएसएसआर के लीडर है, उन्होंने जो भी मिसाइल्स तैनात करी है क्यूबा में उसको तो उन्हें हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया, जो भी मिसाइलें यूएसएसआर भेज रहा था अपने शिप्स के ज़रिए, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो अमेरिका की वॉरशिप्स थी उनको आगे कर दिया कि एक काम करो वॉरशिप्स तुम जाओ और जाके जो यूएसएसआर अपने वॉरशिप्स आगे करे उनको रोको।
यहाँ पे ना एक वॉर की सिचुएशन बन जाती है। ऐसा लग रहा था कि जो अमेरिका में और यूएसएसआर में जो है वॉर हो जाएगा। अ क्लैश सीम्ड अबाउट टू हैपन, ऐसा लगा कि अब तो मतलब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो हो ही जाएगा। तो इस सिचुएशन को कहा गया क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि जो अमेरिका था और जो यूएसएसआर था दोनों ने ही इस बात को समझा कि अगर वॉर हुआ तो जीतेगा तो खैर इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसी को कहा जाता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से। तो ठीक है, ये तुम्हें टॉपिक अंडरस्टूड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब तक हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर एरा क्या था और किस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट के बाद जो दो नेशंस थे यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों ही एमर्ज हो गए। ठीक है, व्हाट इज कोल्ड वॉर? तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर एरा एक्चुअल में क्या था। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एरा। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो ये एक बिगिनिंग होती है कोल्ड वॉर एरा की। The Second World War ended when the USA dropped 2 atomic bombs on the Japanese city, जो कि थी हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब एंड होता है जब यूएसए क्या करता है, अपने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को जापानीज सिटी जो कि हिरोशिमा और नागासाकी होती है उस पर गिरा देता है। कई बार ना बॉम्ब्स के नाम भी पूछ ले जाते हैं कि जो यूएसए ने बॉम्ब्स गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उनके नाम क्या थे। तो उनके नाम तुम एक ऐसे नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ये तुम्हें याद रह जाएगा वैसे तो लिटिल बॉय एंड फैट मैन जो थे 2 बॉम्ब्स थे जो कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है, हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर किस तरह से एंड हुआ कि जब लगा कि वॉर तो हो ही जाएगा दोनों नेशंस के बीच में, बट वो वॉर नहीं हुआ। तो वैसे ही जब कोल्ड वॉर वॉज एन आउटकम ऑफ द एमरजेंस ऑफ 2 सुपर पावर, जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ तो पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि भाई यूएसए है और यूएसएसआर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इन दोनों के बीच में ना अब एक कंपटीशन शुरू हो गया। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू होता है कि जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं ना इनको अपने अंडर कर लिया जाए। तो क्या था, यूएसए की और यूएसएसआर की इन दोनों की ही एक आइडियोलॉजी थी। अब वो क्या थी देखो, द यूएसए फॉलोड कैपिटलिज्म। अभी कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? कैपिटलिज्म का ये मतलब होता है कि कुछ भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, सब कुछ प्राइवेटाइज्ड हो। तो यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। यूएसएसआर फॉलोड सोशलिज्म। यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज़ थी उसमें ये आइडियोलॉजी थी कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो इन्हीं के नेशन में बने, यानी कि एक कार से लेकर एक सुई तक इन्हीं के नेशन में बने, और कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना वो इनकी कंट्रीज़ में आके अपना जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो रूल है वो ना कर सके। सोशलिज्म ये था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, और जो कैपिटलिज्म था ये था कि प्राइवेट प्लेयर्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। तो अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। तुमने कॉन्टिनेंट्स के नाम सुने होंगे, यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यूरोप क्या था, 2 पार्ट्स में उस टाइम पे डिवाइड हो गया था, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप। यूएसए के अंडर थे वेस्टर्न यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थी वो, और यूएसएसआर के अंडर थे ईस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ थी वो। तो यहाँ पे हमने डिटेल में बात करी कि कोल्ड वॉर एरा क्या था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था। दिस इज़ ऑल अबाउट कोल्ड वॉर एरा। लॉजिक ऑफ डिटरेंस, इस टर्म का क्या मतलब होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो, डिटरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एक्शन ना लेना जिससे कि वॉर या फिर वॉर जैसी सिचुएशन हो। हमने पढ़ा था कि कोल्ड वॉर एरा में क्या था, यूएसए था और यूएसएसआर था, दोनों के बीच में ऐसा लगा कि वॉर हो ही जाएगा, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कोल्ड वॉर में हमने पढ़ाई था कि क्या हुआ था कि बोथ साइड्स कैन रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक, कि दोनों ही जो नेशंस थे उनके पास इतनी सुपर पावर्स थी, इतने सारे वेपन्स थे कि वो एक दूसरे पे ही अटैक कर सकती है। द कोल्ड वॉर वॉज एन इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर। तो जो कोल्ड वॉर था, तो कोल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो भी दोनों नेशंस थे, यूएसए था और यूएसएसआर का, दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक राइवलरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई थी, और ऐसा लगा था कि दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर देंगे। बट इट रिमेन्ड कोल्ड, मतलब कि ये बस एक सिचुएशन जैसा बना रहा कि हाँ अब वॉर हो सकता है, बट नॉट हॉट और शूटिंग वॉर। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दोनों के बीच में ही लगा था कि वॉर हो सकता है, बट ये कोल्ड वॉर ही रहा। इन रियलिटी में ऐसा कोई भी वॉर नहीं हुआ। तो जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस होता है वो यही होता है कि किसी भी वॉर को होने से रोकना। ये वॉर तो रोक देता है, बट जो भी राइवलरी है दोनों सुपर पावर्स के बीच में, उसको नहीं रोक पाता। तो यहाँ पे यही होता है लॉजिक ऑफ डिटरेंस, कि किसी भी वॉर को होने से रोकना, बट जो राइवलरी होती है दोनों के बीच में, जो दुश्मनी होती है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस उसे कम नहीं करता। द एमरजेंस ऑफ 2 ब्लॉक्स, जैसे ही कोल्ड वॉर
एंड होता है उसके बाद जो दो सुपर पावर्स होती है अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दोनों ही सुपर पावर्स के रूप में सामने आते हैं पूरे वर्ल्ड में। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू अलायंसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। आधी चली जाती है अमेरिका के साथ, आधी चली जाती है यूएसएसआर के साथ। तो जो नाटो क्या होता है, नाटो एक ग्रुप होता है जो कि अमेरिका के द्वारा ही बनाया जाता है, जो कि होता है वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ होती है उनका एक अलायंस होता है। द वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ होती है और जो अमेरिका की कंट्रीज़ होती है उनको मिला के एक ग्रुप बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसे कहा जाता है नाटो। ये कब बना था? इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949 में से बनाया जाता है। इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट। यहाँ पे क्या होता है, 12 स्टेट्स होते हैं जो कि एक डिक्लेरेशन देते हैं कि दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी ऑफ देम इन यूरोप, जो भी यूरोप की कंट्रीज़ है वहाँ पे, और नॉर्थ अमेरिका में, वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे जो अमेरिका की कंट्रीज़ होती हैं और जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ होती है ये आपस में एक डिक्लेरेशन करते हैं कि मान लो यूएसएसआर ने या वर्ल्ड में किसी ने भी अगर इन पे कोई भी अटैक करा तो ये जितने भी नेशंस हैं वो साथ में आ जाएंगे। किसी ने भी आर्म्ड अटैक करा तो जो नाटो में जितने भी स्टेट्स हैं वो उसे अपने पे हमला मानेंगे और यूनियन बनाकर उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था नाटो का डिक्लेरेशन। तो ये था नाटो जो कि था अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन। अब अमेरिका ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो भाई यहाँ पे यूएसएसआर कैसे पीछे रह जाए। यूएसएसआर ने भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कहा जाने लगा वार्सा पैक्ट। द ईस्टर्न अलायंस इज नॉन एज द वार्सा पैक्ट, जिसको जाना जाने लगा वार्सा पैक्ट के नाम से। और इसमें कौन कौन इंक्लूड था? जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी वो सब इसके अंडर आती थी, क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी वो तो अमेरिका के अंडर आती थी। इट वॉज क्रिएटेड इन 1955। इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप। तो इसका एक फंक्शन ये था वार्सा पैक्ट का, नाटो में शामिल जितने भी स्टेट्स हैं उनसे मुकाबला करेगी, उनको काउंटर करेगी। अगर नाटो में से किसी ने भी वार्सा पैक्ट पे अटैक करा तो वार्सा पैक्ट भी उन पे अटैक करेगी, ताकि जो नाटो है और जो अमेरिका है वो पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को स्प्रेड ना कर सके। तो अब तक हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो सुपर पावर्स है यानी कि जो यूएसए है और जो यूएसएसआर है उन्होंने किस तरह से अपने अलायंसेस बनाए ताकि जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ यूएसए के अंडर में रह सके। और उसी के कंपटीशन में जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन ने भी अपना अलायंस बना लिया जिसे कहा गया वार्सा पैक्ट का। तो इन दोनों ही अलायंसेस के बनाने के पीछे ये एक रीज़न था कि दोनों ही जो सुपर पावर्स थी वो ये चाहती थी कि जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। तो इसी के साथ उन्होंने क्या किया, द सुपर पावर यूज द मिलिट्री टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। अब क्या होता है, कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर के दौरान ही क्या होता है जो सुपर पावर्स होती है वो क्या करती है अपना, इन दोनों ने अपना अलायंस बना लिया। अब ये क्या करती है वर्ल्ड में जितने भी बाकी की कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कंट्रीज़ होती है, वहाँ पे जाके उनको ज़बरदस्ती अपने अलायंस में शामिल करने लगती है। तो ऐसा ही हुआ था यहाँ पे देखो, सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ थी वहाँ पे उन एरियाज़ को अपने अंडर करना शुरू कर दिया। तो जब यहाँ पे सोवियत यूनियन ने ईस्ट यूरोप को अपने अंडर करा तो अब यहाँ पे अमेरिका कैसे पीछे रह जाए। तो यहाँ पे अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ना एक नया तरीका निकालता है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसको अपने अंडर करने के लिए। तो वो यहाँ पे यूएसए क्या करता है, यहाँ पे यूएसए जो एशिया है वहाँ पे जाके अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। वैसे यहाँ पे देखो, इन ईस्ट and Southeast Asia and West Asia, the US built an alliance called South Asian Treaty Organization and Central Treaty Organization। अमेरिका के द्वारा दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं जिसको अपने अंडर करता है अमेरिका, सीटो एंड सेंटो। तो इनकी फुल फॉर्म तुम याद रख लेना कि सीटो और सेंटो क्या होता है। तो यहाँ पे तुम एक बात नोटिस करोगे कि इन दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ल्ड में कंट्रीज़ है उसको अपने अंडर करेगा। क्योंकि यहाँ पे सोवियत यूनियन ने ईस्ट यूरोप को अपने अंडर कर लिया, इसी के जवाब में यूएसए क्या करता है, जो यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन और बना लेता है नाटो के साथ, सीटो और सेंटो। नेम, अब नेम का क्या मतलब है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये एक नया टर्म आता है तुम्हारे इस चैप्टर में। यहाँ पे देखो, आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल पावर्स। तुम्हें भी पता है कि हमारा जो देश है वो कई सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उसको कहा जाता है कॉलोनियल पावर्स। तो कंट्रीज़ फॉलोड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो हमारी कंट्री यानी कि इंडिया ने
और कि बहुत सी जो कंट्रीज़ थी जो कि अभी अभी अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद हुई थी, वो सब इसमें शामिल थी। उनका मेन इंटेंशन क्या था इन सभी कंट्रीज़ का, कि ये सब ना किसी भी अलायंस के साथ जाके शामिल नहीं होना चाहते थे, जैसे कि यूएसए का था या फिर यूएसएसआर का था, क्योंकि इनका मानना ये था कि भाई अभी अभी तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद हुए हैं, और अगर अभी ही हम यूएसए या यूएसएसआर के साथ जाके शामिल हो जाएंगे तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों ही हम पे रूल करने लगे जैसे अंग्रेज़ करते थे। तो इन कंट्रीज़ ने क्या करा, अपना एक मूवमेंट खड़ा किया कि भाई हम तो किसी भी अलायंस के साथ जाके शामिल नहीं होंगे। दिस वॉज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस, एक तरीका था जिससे दोनों ही अलायंस से बचा जा सकता था। तो इसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपने वर्ड्स में तुम्हें टाइप करना है, ठीक है। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।